Dear students, welcome to the class. And today's topic which we'll be dealing is on globalization. Globalization is a very broad term, and it has been defined by different thinkers and different institutions in different ways. IMF, or International Monetary Fund, which is one of the Bretton Woods institutions, one of the most primary institutions of this world, has defined globalization as the process through which an increasingly free flow of ideas, people, goods, services, and capital takes place, and it ultimately leads to integration of economies and societies. Globalization is also defined in another way, which means globalization is a process of interaction and integration among people, companies, and governments worldwide. Also, globalization is the spread of products, technology, information, and jobs across national borders and cultures. In economic terms, it describes an interdependence of nations across the globe fostered through free trade. तो ये तीनों ही डेफिनेशंस जो हैं वो एसेंशियली एक ही बात पे फोकस कर रही हैं कि फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स, फ्री फ्लो ऑफ कल्चर, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी जब अक्रॉस द ग्लोब होने लगता है तो उसको हम जो है ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो भले ही नया हो, मगर ये जो डेफिनेशन जो इसमें बात बताई जा रही है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है जिसमें कि आइडियाज़, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, लोगों का मूवमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी का एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करना, मिलना एक दूसरे से, ये जो चीज़ है ये बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है वो नई नहीं है, ये आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से सिंस द हिस्ट्री इज नोन ये प्रोसेस होता चला आया है। इस चीज़ का रियलाइजेशन जो है भले ही हमको आज हो रहा हो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, इसके ऊपर फोकस भले ही हम जो है आज की डेट में कर रहे हो, मगर ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था, ये जो डेफिनेशन बेसिकली जो डिफाइन कर रही है कि ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को कहते हैं, ये प्रोसेस जो था ये नया नहीं है, ये बहुत पहले से होता चला आया है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली जो है इंटरेक्शन होता है, इंटीग्रेशन होता है और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, लोगों का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो है लेन देन होता है, और इस तरीके से कल्चरल इंटीग्रेशन भी अक्रॉस द ग्लोब होता है। तो अगर हम जो है कोशिश करें कि हम ब्रीफली ये जानें कि जो है हिस्ट्री में जो है ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले कब देखने को मिलता है, तो हम लोग जो है इसको भी समझ सकते हैं और इस प्रोसेस को, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग जो है देखें तो हम लोग को सबसे पहला जो ग्लिम्स मिलता है वो मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज की डेट में प्रेजेंट डे पाकिस्तान से लेकर प्रेजेंट डे इन इंडिया अप टू राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये पूरा रीजन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था। इस पूरे रीजन का ट्रेड एंड कॉमर्स दूसरे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड या दूसरी सिविलाइजेशन के साथ जो है इनके ट्रेसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये जो आप डायग्राम में एरोज देख रहे हैं वो एरोज ये शो कर रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड एंड कॉमर्स कितने वाइड एरिया में फैला हुआ था। तो आप देखिए फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया का रीजन है, ये इजिप्ट का रीजन है, ठीक है, और इसी तरीके से ये जो पूरा रीजन है ये वाला जहाँ पे एरो आप कर्सर देख रहे हैं, ये पूरा जहाँ सुमेर लिखा हुआ है ये वाला पूरा रीजन, ये पूरा रीजन आपका मेसोपोटामिया का है। फिर ये वाला रीजन जो पूरा है ये चाइना का रीजन है।
तो ये पूरा रीजन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। तो यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली जो है लिखा हुआ है कि इंडस पीपल और इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर ग्रेटली रिलायंट ऑन ट्रेड। They traded with many different civilizations like Persian civilization, Mesopotamian civilization, and Chinese civilization. They were also known to trade in Arabian Gulf region, central part of Asia, portions of Afghanistan, and northern and western India. ठीक है. Some goods that were traded were terracotta pots, beads, gold, silver, colored gems like turquoise and lapis lazuli, metals, flint, seashells, and pearls. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी और आज से करीब करीब हम लोग को ये सिविलाइजेशन जो है 3000 बीसी में जो है ये सिविलाइजेशन हमको दिखती है। 3000 बीसी का मतलब होता है आज के कंटेक्स्ट में अराउंड 5000 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 5000 ईयर्स पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो इस एरिया में जहाँ पे आपको एक कर्सर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस एरिया में जो है इंडियन कॉन्टिनेंट में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये लाई करता था। और इसका जो है पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वेस्ट एशिया से लेकर चाइना से लेकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक जो है इसका ट्रेड एंड कॉमर्स फैला हुआ था। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत ही इसके जो है हमको सॉलिड प्रूफ्स, हिस्टोरिकल प्रूफ्स, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स मिलते हैं कि ये एग्जिस्ट करता था। और इससे हमको ये क्लियर प्रूफ मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है कोई आज का फिनोमेना नहीं है, ये सिंस सेंचुरीज और सिंस 5000 ईयर्स ओल्ड जो है इसके ट्रेसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो जब हम लोग को 5000 ईयर्स बैक ये चीज़ देखने को मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू हुई होगी। 5000 ईयर्स के बाद हम लोग सीधे फर्स्ट सेंचुरी पे अगर हम देखें तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था जो कि बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स से सबसे ज़्यादा जो है इनिशिएट होता है और सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड एंड कॉमर्स ऐसा इंस्ट्रूमेंटल होता है जो कि जो है ग्लोबलाइजेशन को या ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को या कॉज को फर्दर करता है। तो फर्स्ट सेंचुरी में हम देखते हैं कि ये पूरा सिल्क रूट जो ये आपको रेड लाइन में पूरा दिख रहा हुआ है, ये पूरा सिल्क रूट डेवलप हो चुका था और ये सिल्क रूट का जो है एशिया से पूरे यूरोप तक का कनेक्शन था और ये पूरे रूट में जो है हम लोगों को ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही एडवांस स्टेज में देखने को मिलता है। आज की डेट में यही जो सिल्क रूट जो है फर्स्ट सेंचुरी एडी बीसी में फर्स्ट सेंचुरी एडी में देखने को मिलता था या फर्स्ट सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता था, वही जो है ट्रेड रूट जो है आज की डेट में चाइना उसको दोबारा से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिसको उसने OBOR, वन बेल्ट वन रोड नाम दिया है। ये जो ट्रेड रूट था ये बहुत ही एडवांस ट्रेड रूट था, बहुत ही डेवलप ट्रेड रूट था जिसकी वजह से जो है चाइनीज सिविलाइजेशन या चाइनीज एम्पायर जो था वो बहुत जो है फला फूला और काफ़ी डेवलप किया। इस ट्रेड रूट का जो है इंडियन एम्पायर्स ने भी बहुत यूज़ किया और इंडिया भी जो है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इसका एडवांटेज लेता था। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कोई नया नहीं है, आपने देखा पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, फिर यही प्रोसेस जो है देखने को मिलता है सिल्क रूट के थ्रू फर्स्ट सेंचुरी AD BC में। ओके, और ये जो फर्स्ट सेंचुरी में सिल्क रूट था ये प्राइमरली लैंड रूट था, राइट, प्राइमरली ये लैंड रूट था जिसके थ्रू जो है यूरोप कनेक्टेड था। और ये जो आप लोग को रेड लाइन में सी रूट दिख रहा है ये जो है बहुत ही अंडर डेवलप्ड सी रूट था, बहुत ही रिस्की रूट था और इसका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ नहीं किया जाता था, राइट। तो और दूसरी बात ये है कि उस समय जो है यहाँ पे आपको ये कैनाल्स जो दिखते हैं ये भी जो है बहुत जो है रेड सी का जो कैनाल है ये भी बहुत एडवांस नहीं था और ये बहुत ही रिस्की जो है जर्नी हुआ करती थी। ये जो लैंड रूट था जिससे कि जो आप ये देखिए ये पूरा यूरोपा जो लिखा हुआ है ये लैंड रूट के थ्रू जो है पूरा एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था और एशिया का यूरोप के साथ जो ट्रेड था वो बहुत ही एसेंशियल होता था। उसका रीज़न भी हम आगे देखेंगे क्यों एसेंशियल होता था, मगर पॉइंट जो
हमको जो है यहाँ पे जो है मेक करना है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हिस्टोरिकली चलता रहा। चलिए, अब अगर हम लोग जो है 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक का हम लोग जो है हिस्ट्री देखें, तो किस तरीके से जो है 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक जो है हम लोग को ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक और काफ़ी एडवांस स्टेज में गया, और यूरोप जो है वो पूरी तरीके से इंडिया के साथ और अदर एशियन कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो करने लग गया। अगर हम लोग देखें और इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में बेसिकली फ्रॉम यूरोप जो था उसका ट्रेड इंडिया के साथ काफ़ी एडवांस स्टेज में था। और अगर ये हम लोग ये सोचें कि जो है क्यों यूरोप इंडिया के साथ ट्रेड करता था, तो उसके भी जो है बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से यूरोप का जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी होता था। From November to February every year, almost entire Europe is covered with snow, and in this scenario, Europeans, for their survival, required preservation. That is, spices, and east is source of the spice. इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर से फरवरी तक जो यूरोप का लार्ज पोर्शन जो होता था वो स्नो से कवर्ड होता था, और वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती थी कि और उस समय आप लोगों को पता ही है कि वो जो 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उस समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ नहीं इन्वेंट हुई थी। तो जो 7th से 13th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे उनको अपने सर्वाइवल के लिए कोई इलेक्ट्रिक गीजर्स या इलेक्ट्रिक हीटर्स अवेलेबल नहीं थे। तो उस सिनेरियो में उन लोगों को अपने और जो है नवंबर से फरवरी तक जाहिर सी बात है जब पूरा एरिया स्नो से कवर्ड होगा तो कोई एग्रीकल्चर का सोर्स भी नहीं होता था। तो उन लोगों को अपने जो है सर्वाइवल के लिए बॉडी हीट को जो है मेंटेन रखने के लिए कुछ स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे इंडिया से जो है वो लोग काली मिर्च वगैरह का इम्पोर्ट करते थे, और इंडिया जो है वो यूरोप को जो है काली मिर्च वगैरह एक्सपोर्ट करता था, ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट करता था। तो काली मिर्च, ब्लैक पेपर ये इतनी एसेंशियल कमोडिटी थी यूरोप के लिए कि यूरोप किसी भी हाल में जो है इंडिया से ट्रेड बंद नहीं कर सकता था, बिकॉज उसके वो सर्वाइवल का इशू था, राइट। तो ये जो पूरा जो है आप सिल्क रूट देख रहे हैं, ये जो पूरा सिल्क रूट आप देख रहे हैं इंडिया से होते हुए ये पूरा इधर से होते हुए ये पूरा इधर से होते हुए यूरोप तक जो है ये पूरा ट्रेड होता था। यहाँ पे भी देखिए, ये मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, इंडिया से होते हुए इधर से फिर इधर आपको ये जो पूरा एरिया है ट्रायंगुलर शेप का ये सऊदी अरेबिया है। इस पूरे लैंड रूट से होते हुए यहाँ पे एशिया और यूरोप, इसका जो एंट्री पॉइंट है वो बेसिकली जो है जो आज की मॉडर्न कंट्री है टर्की, जिसको जो है एक टाइम पे बाइजेंटियन एम्पायर भी बोला जाता था, बाइजेंटियन एम्पायर। और उस बाइजेंटियन एम्पायर की जो है कैपिटल थी इस्तांबुल आज की डेट में, और उस समय उसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। तो अगर जो है यूरोप में गुड्स और सर्विसेज पहुंचनी है तो वो इंडिया के थ्रू होते हुए इस लैंड रूट से होते हुए फिर टर्की से होते हुए और फिर जो है इटली से होते हुए पूरे यूरोप में पहुंचता था। तो नवंबर से फरवरी तक जो है यूरोप का जो सिनेरियो होता था, क्लाइमेटिक सिनेरियो, उसके लिए उसके सर्वाइवल के लिए जो है वो इंडिया से वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च वगैरह इंपोर्ट करता था। और ईस्ट जो होता था स्पेशली इंडिया, वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता था स्पाइसेस का, राइट। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है और ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा और बहुत ही सक्सेसफुली चलता रहा। मगर हम देखते हैं कि 7th सेंचुरी एडी के आसपास सऊदी अरब से जो है सऊदी अरब से बेसिकली विद राइज ऑफ हम लोग को देखने को मिलता है विद राइज ऑफ इस्लाम जो है बहुत सारे जो है जो रूलर्स थे
हु आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, वो लोग जो है धीरे धीरे जो है सऊदी अरब से धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करने लग गए। तो जब ये एक्सपैंड करने लग गए तो ये लोग बाइजेंटियन एम्पायर और फिर धीरे धीरे यूरोप की तरफ एक्सपेंशन के मोड में जाने लगे। तो जब इस तरीके से जब वो लोग जाने लगे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि यूरोपियन पावर्स जो होती थी उन लोगों ने, जिसको बेसिकली जो है क्रिश्चियन पावर्स बोल सकते हैं, उन लोगों ने इन लोगों के एक्सपेंशन को रेजिस्ट किया और इसको जो है हिस्ट्री में क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। तो जब इस तरीके का प्रोसेस होने लगा तो ट्रेड रूट जो था वो बेसिकली ब्लॉक होने लग गया, राइट। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो एंट्री पॉइंट था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप कर्सर से, ये जो एंट्री पॉइंट था, ये एंट्री पॉइंट जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और वो एंट्री पॉइंट जो है इस क्रूसेड के चक्कर में और इस क्रूसेड और वॉर के चक्कर में धीरे धीरे ब्लॉक होने लग गया। और ये पूरा ही जो लैंड रूट था फ्रॉम इंडिया अप टू यूरोप वो ब्लॉक होने लग गया। और इस क्रूसेड वॉर जो कि कई सेंचुरीज तक चलती रही, इसकी वजह से जो ये लैंड रूट के थ्रू ट्रेड जो है यूरोप तक जाता था वो जो है बहुत ही डिफिकल्ट होने लग गया। और एक पॉइंट ऐसा भी आया जब ये पूरा ट्रेड रूट ब्लॉक कर दिया गया तो यूरोप को जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने लग गई अपने सर्वाइवल को लेकर। ओके, तो जब ये जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई सर्वाइवल को लेके तो यूरोप की कुछ एडवांस कंट्रीज जो थी उन्होंने इस लैंड रूट का ऑल्टरनेटिव खोजने का सोचा। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, वो मैं आपको बताऊं कि ये जो क्रूसेड वॉर थी वो तो चल रही थी और काफी समय से चल रही थी। और यूरोप की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे जो है पोर्चुगल हो गई, फ्रांस हो गई, डच हो गए, इटली हो गई, यूके हो गई, तो ये सारे जो कंट्रीज थी इसमें से जो है इटली वो जो है सदर्न मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में से आता है और नियरेस्ट टू आपके टर्किश अंपायर या इस्लामिक अंपायर आता था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों से मतलब है मेरा कि आपके इटली के जो है मर्चेंट्स या इटली के रूलर्स, इन लोगों ने एक डील की टर्किश अंपायर के साथ और इन लोगों ने इस डील को ये सोचा कि हम लोग जो है टर्किश अंपायर के साथ अगर हम डील कर लेते हैं तो हम इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स से जो भी सामान आएगा उसको हम यूरोप में पहुंचाया करेंगे। बाकी सारी यूरोप की कंट्रीज जो थी वो ये डील नहीं कर पा रही थी, लेकिन इटली जो है बहुत सक्सेसफुली ये डील कर ले गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि इटली ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत आगे चला गया और इटली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उस टाइम की हो गई। और बाकी सारी जो कंट्रीज थी, पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन, ये जो कंट्रीज थी वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने लग गई। तो इसकी वजह से वहाँ के जो रूलर्स थे, स्पेशली पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, इन लोगों ने जो है इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ऑल्टरनेट रूट खोजने की सोची। तो इन 1492 हमें देखने को मिलता है कि कोलंबस, जिन्होंने स्पेन से अपना जो है स्टार्ट किया था जर्नी, वो जो है निकले थे इंडिया का सी रूट खोजने के लिए, मगर वो अमेरिका जो है पहुंच गया।
सिमिलरली पोर्चुगल से जो है वास्को डी गामा वहाँ की गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे इंडिया का सी रूट यूरोप के साथ जो है फाइंड करने के लिए निकले और सक्सेसफुली जो है केप ऑफ गुड होप से, ये जो पाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा पाथ यहाँ से यहाँ तक, ये इन्होंने सक्सेसफुली जो है इसको डिस्कवर किया। तो जब हम बोलते हैं कि वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, तो बेसिकली जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो वास्को डी गामा ने की थी वो जो है सी रूट की थी। तो इंडिया तो ऑलरेडी जो है डिस्कवर्ड था, ऐसा नहीं था कि इंडिया के बारे में किसी को पता नहीं था। इंडिया का लैंड रूट सबको पता था, इंडिया का सी रूट किसी को नहीं पता था। तो इंडिया का सी रूट जो है बेसिकली वास्को डी गामा ने पता किया, और ये जो सी रूट था वो वास्को डी गामा ने जब पता किया तो उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स यूरोप का इतना ज़्यादा जो है इंडिया के साथ सक्सेसफुल हुआ। और एज यू ऑल नो कि सी रूट के थ्रू जो सामान का वॉल्यूम है वो कहीं ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एज कम्पेयर टू लैंड रूट। तो सी रूट के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है सामान का वॉल्यूम या गुड्स, वो जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो कंट्रीज सी रूट के थ्रू इंडिया के साथ बिजनेस करती थी वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कर पाती थी और बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड एंड कॉमर्स में हो गई। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि जब सी रूट जो पता किया गया तो फिर से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ने लग गया, और इंडिया का जो है बाकी सारी कंट्रीज के साथ और यूरोप के साथ स्पेशली ज़बरदस्त ट्रेड होने लग गया। और इसी प्रोसेस के बाद पोर्चुगल के जो है वास्को डी गामा की डिस्कवरी के बाद करीब करीब पोर्चुगल ने 100 साल तक जो है इस सी रूट को जो है कैप्चर करके रखा, और 100 ईयर्स के बाद इसी सी रूट पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या यूके यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का जो है हम रूल देखते हैं। तो इस तरीके से फ्रॉम 7th to 13th सेंचुरी सी रूट का जो है डिस्कवरी होता है, और एक बार फिर से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फुल स्केल पे हम लोग को देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको जो है एग्जांपल दिया कि 13th सेंचुरी के बाद 1400 के बाद अगर 1600 में हम देखते हैं कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है और ट्रेड एंड कॉमर्स करीब करीब 200 साल तक चलता रहता है। फिर 19th सेंचुरी में हम लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है, और इन 1915 से लेकर 1919 तक हम लोग को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिलती है, और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 से लेकर 1945 तक। और इस दौरान भी जो है हम लोग का जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा स्लो हुआ, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से जो है ये पूरा जो है ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो बहुत स्ट्रांगली और इफेक्टिवली जो है हमारा प्रोसेस बढ़ने लग गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म होता है तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस यूनाइटेड नेशंस और उसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो है मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जिनको ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना गया, स्पेशली IMF एंड वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के काम को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने में मदद की। IMF का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जो भी कंट्रीज फंसे होते हैं उनको हेल्प करता है, और वर्ल्ड बैंक जो है हमेशा जो है वेलफेयर या डेवलपमेंट वर्क के लिए लोन देता है। तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस ने जो है बहुत एक्सेलरेट किया प्रोसेस ऑफ लोन को, कंट्रीज को जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में वो ना फंसे उसके लिए, और उसके लिए उन्होंने फ्री ट्रेड कॉमर्स को इनिशिएट करवाया। और
They were created in 1945 to help and restore and sustain benefits of global integration by promotion of international economic cooperation. Today, they pursue within their respective mandates the common objective of broadly shared prosperity. तो अगर हम लोग देखें कि धीरे धीरे 1945 के बाद हम लोग को बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे हम लोग को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जो है ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए। और जब ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेट होता था तो फिर उसके साथ जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होता था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होता था, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज भी होता था। एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग जाते थे, वहाँ की कल्चर को समझते थे और कल्चर को समझने के बाद उस कल्चर के हिसाब से वहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज को देने की बात होने लगी, कस्टमाइजेशन की बात होने लगी और इंडिविजुअली जो है हर कंट्री के जो है स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनने लग गए। और आप आज की डेट में देखिए, आप बहुत सारे जो है अमेरिकन गुड्स को जो इंडिया में यूज़ किया जा सकता है। डोसा, इडली और इंडिया की ड्रेसेस जो है वो अमेरिका में जो है बहुत कॉमनली जो है आपको मिल जाती हैं। तो ये हाउ इज़ इट दैट पॉसिबल? इंडिया में अमेरिका में कोई मूवी रिलीज़ होती है, वो आज की डेट में इंडिया में पहले रिलीज़ हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, अमेरिका में बाद में रिलीज़ होती है। अमेरिकन सॉन्ग जो इंडिया में सुने जाते हैं, इंडियन सॉन्ग्स पे जो है यूके के जो है शोज़ में जो डांस होता है यूके, तो आप और अमेरिकन मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में इंडियंस का जो है आप बहुत ज़्यादा जो है रोल देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे पॉसिबल हुई है? तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, आइडियाज़ को, एक दूसरे के आइडियाज़ को, प्रोडक्ट्स को और कल्चर को अप्रिशिएट किए जाने लगा, तो फिर जो है हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस और ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा और बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे ये सारा जो प्रोसेस था ग्लोबलाइजेशन का, वो जब फ्री ट्रेड इकोनॉमी होने लगी, एंड जब फ्री ट्रेड इकोनॉमी रही तो उसकी वजह से जो है हम लोग को जो है ये प्रोसेस पूरा अच्छे से देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग जो है इस स्लाइड में बने हुए इस ग्राफ को देखें तो फ्रॉम 1800 टू 2014 जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है बढ़ता गया, वैसे वैसे आप देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपोर्ट जो है डबल से ट्रिपल जो है होता चला गया। तो जहां 1800 में हमको इतना लोएस्ट स्केल पे जो है ट्रेड एंड कॉमर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट दिखता था, वहीं 2014 में हमारा ग्राफ जो है कितना शूट आउट ऊपर कर चुका है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत सारी वजह से जो है हम लोगों को जो है मतलब दिखता है कि जो है वो उसमें जो है एक्सेलरेशन आया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से रहा हो, चाहे वो जो है वर्ल्ड में फ्री ट्रेड या ग्लोबलाइजेशन की फिलॉसफी को जो है डिफरेंट कंट्रीज़ ने, डिफरेंट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, इस वजह से रहा हो। लेकिन जितने भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट किया है, उसकी वजह से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ग्लोबली जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो कि प्रोसेस है जिसमें फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होता है, गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल, ये सारी चीज़ों का जो है इंक्रीज होना और इस प्रोसेस को स्मूदन आउट होना, ये सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड में इकोनॉमी को, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी और इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करता है। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आज का नहीं है, हिस्टोरिकली रहा है। और विदाउट ग्लोबलाइजेशन एक आइसोलेशन में रह के आप कभी भी जो है ना इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ना जो है ओवरऑल सोसाइटी ग्रो कर सकती है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस लेक्चर। In next lecture, we will be dealing with the topic of strategies of globalization. So, thank you once again.